हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 33 कवर करेंगे। बाकी के जो टेस्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग वो वाले टेस्ट भी कवर कर लीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सारे ही क्वेश्चंस बेस्ट हैं और साथ में उनके एक्सप्लेनेशंस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन और कवर हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु 2 संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की गई। वे संविधान संशोधन कौन से हैं? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, 7वां और 31वां, या फिर 6वां और 22वां, या फिर 12वां और 38वां, या फिर 11वां और 42वां। तो जिन 2 संविधान संशोधनों के द्वारा जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी वो है आपके, एक तो 7वां है और एक 31वां है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 500 से बढ़ा करके 520 की गई थी। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा इन्हीं सदस्यों की संख्या 520 से 545 कर दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये संविधान संशोधन हुए कब थे। ठीक है, 7वां था, कौन से नंबर के हैं ये तो आप याद रखेंगे। साथ में इनके ईयर भी याद रखिए, 1956 एंड 1973। उसके अलावा कितने मेंबर्स बढ़ाए गए हैं ये चीज़ याद रखना। ओके, नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, प्रश्न को अगर आप चाहें तो दोबारा से पढ़ सकते हो। तो किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है? वो आपके तीनों ही प्रतिवेदन हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन जो है बिल्कुल सही है क्योंकि वह तीनों ही प्रतिवेदन है जिनको वह विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूनिसेफ द्वारा, IUCN द्वारा, UNO द्वारा, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। तो जो गणना की जाती है वह IUCN द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, जिसके द्वारा काफ़ी सारी लिस्ट भी जारी की जाती हैं। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? हालांकि आंसर आपको दिख ही गया है। ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को, भारत के पश्चिमी घाट को, या फिर अमेजन वर्षा वनों को, या फिर उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है क्या? पृथ्वी का फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस करंट वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया है ये क्वेश्चन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस विशाल वन में पौधों एवं जंतुओं की करोड़ों जातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, लैक्टोबैसिलस पेट में सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न रोग को रोकने में सहायता करते हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन हमेशा की तरह वही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। ध्यान देने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है यहाँ पर कि ये गलत स्टेटमेंट पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं हमारे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। दूध से दही का उत्पादन लैक्टोबैसिलस द्वारा होता है, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। हमारे पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को
रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के उत्पादन के कारण आटे की फूली उभरी शक्ल बन जाती है? फूली, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो वो कौन सी गैस है जिसके कारण ऐसा होता है? वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चावल, दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित होता है। हमें बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो मानव टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित नहीं होता है, जबकि इससे जो हमारी आंत होती है, स्पेशली जो छोटी आंत होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारा केवल एक आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो वह कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण या फिर टेस्ट किया जाता है? ऑप्शंस है एलिसा, विडाल, बायोप्सी या फिर सीटी स्कैन। तो एड्स की बीमारी के बारे में बात हो रही है, कौन सा टेस्ट किया जाता है उसके लिए? वो है आपका एलिसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिसा है। ठीक है, एलिसा मीन्स टू से एंजाइम लिक्विड इम्यूनोजार्बेट एस्से, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वंशानुक्रम की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, जीन कोशिकाओं के केंद्रक पर उपस्थित रहते हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए, वंशानुक्रम की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल सही है। जीन कोशिकाओं के केंद्रक पर उपस्थित होते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि वह डीएनए पर उपस्थित होते हैं। सो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट। आंसर केवल ए होगा। जीन वंशानुक्रम की क्रियात्मक इकाई हैं तथा ये डीएनए पर उपस्थित होते हैं। आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी या फिर एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों या फिर उपरोक्त सभी? तो उसको द्विलिंगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो वह द्विलिंगी कहलाता है, किंतु जब नर एवं मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पादपों पर हों तो वह एक लिंगी पादप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं? तो उन ग्रंथियों के नाम दे रखे हैं, पीयूष ग्रंथि, पेनियल, हाइपोथैलेमस एंड थायराइड। ठीक है, ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, 1, 2 और 3, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो ग्रंथियां अंतःस्रावी मस्तिष्क में पाई जाती हैं उनके नाम हैं, एक तो है पीयूष ग्रंथि,
पिनियल भी है एंड हाइपोथैलेमस भी है। थायराइड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए इस हिसाब से। पीयूष ग्रंथि, पिनियल एवं हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले फेफड़े केवल कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, शरीर में पित्त का स्राव यकृत द्वारा होता है। देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मोस्टली जिन स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ या केवल वर्ड यूज़ किया जाता है 99% वो हमेशा रॉन्ग ही होते हैं, और यहाँ पर भी ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जल का भी निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। शरीर में पित्त का स्राव यकृत द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सत्य कौन सा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2 यानी कि बी। ओके, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है वो बता चुकी हूँ। हमारे फेफड़े भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निष्कासन करते हैं। ठीक है, जबकि ऊपर प्रश्न में बोला गया है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 2, 4, 5 या फिर 3? तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मनुष्य में लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये हैं गाल में कर्णपूर्व, निचले जबड़े में अधोजंभ या फिर अवचिबुकीय, चिंबुकीय पता नहीं क्या है ये, एंड या अधोजंभ याद रखिए आप, व जिह्वा के नीचे स्थित अधोजिह्वा। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचता है। लार की मदद से दांत और जिह्वा भोजन को अच्छी तरह से चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ कुछ अम्लों के नाम दिए गए हैं और वह अम्लों के स्रोतों के बारे में बात हुई है। यहाँ पर हमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक, टार्टरिक अम्ल, इमली और अंगूर, एंड एस्कॉर्बिक अम्ल दही, एंड मैलिक अम्ल सेब। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है, सी जो है यहाँ पर गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल होता है ना वो, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वह गलत है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी यानी कि आंवला व सिट्रस फलों आदि में पाया जाता है, जबकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल्दी से बता दीजिए, विद्युत ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जो कि परिवर्तित करती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अनुसार? देखिए, वह परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शंस हैं पुतली पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर, या फिर परितारिका पर। बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो है आपका रेटिना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फिजिक्स से लिया गया है ये क्वेश्चन आपका। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस में? टॉर्च में, वाहनों के अग्रदीपों में यानी कि हेडलाइट्स में। हेडलाइट्स को हिंदी में देखो अग्रदीप बोलते हैं। नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, या फिर शेविंग दर्पण में। ओके, सो बता दीजिए कि कौन सा करेक्ट है। एक्चुअली जो एक सेकंड, अच्छा हाँ, ऑप्शंस दे रखे हैं क्योंकि इनमें से हो सकता है कि एक या दो चीज़ों में यूज़ किया जाता हो। केवल 1 और 2,
केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी में किया जाता है। अवतल दर्पण जो होता है उसका यूज़ इन चारों ही चीज़ों में होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने के रस से मोलेसस बनाया जाता है जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ से हमें सही स्टेटमेंट पता करना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। गन्ने के रस से मोलेसस बनाया जाता है जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एंड सेकेंड, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? गोल्ड और मरकरी, सोडियम और आयरन, पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम और गोल्ड। ठीक है, तो वो है आपका पोटेशियम और गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। केमिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है, उपयुक्त में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है जबकि सबसे कम अभिक्रियाशीलता गोल्ड की है। दोबारा प्रश्न पढ़ लूँ एक बार मैं? जी बिल्कुल, न्यूनतम और सर्वाधिक पूछी गई है, इसलिए हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? ऑप्शंस है बैंगनी, पीला, लाल और नीला। देखिए, जब वह ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है तब उसका कलर क्या होता है? वायलेट, यानी कि बैंगनी कलर का। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह बैंगनी रंग का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ ओजोन या फिर ओजोन विघटनकारी है? ठीक है, सो ऑप्शंस हैं मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर उपरोक्त सभी। ओके, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ ओजोन विघटनकारी है? तो वो है आपका, ये तीनों ही पदार्थ हैं। ठीक है, इसलिए आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री से लिया गया यही भी प्रश्न है। ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची इस प्रकार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन एंड हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोक्लोरीन, मीथेन व नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा, सारे ही नाम आपको याद होने चाहिए, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैविक कृषि के अवयव कौन से हैं? ऑप्शंस हैं कार्बनिक खाद्य, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर आपको दिख ही गया है ना, तो कुछ भी देर लगाने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही है। एग्रीकल्चर से लिया गया प्रश्न है। जैविक कृषि के अवयव निम्नलिखित हैं, कार्बनिक खाद, जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति व जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ क्रांतियों के नाम दिए गए हैं, वह किससे संबंधित हैं, किनके उत्पादन से संबंधित हैं, वो यहाँ बात करेंगे हम। गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। क्या ये तीनों ही युग्म बिल्कुल सही हैं, या फिर एक और दो सही है, एक दो और तीन सही है, या फिर एक और तीन सही है? ठीक है, तो हाँ जी, कौन सी इसमें से करेक्ट है? एक्चुअली ये तीनों ही करेक्ट है। एम आई राइट?
तीनों करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। ये प्रश्न भी एग्रीकल्चर से लिया गया। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। एक सेकेंड, हाँ जी। उसके बाद सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, घूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से। आपको एक के साथ में हमने 4-5 और एक्स्ट्रा बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से लाल पांडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है? योर ऑप्शंस आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश या फिर पूर्वी घाट। टेल मी फास्ट। योर आंसर इज सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश। ओके, लाल पांडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना यहीं पर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एनवायरनमेंट से लिया गया प्रश्न है। लाल पांडा भारत के सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के अलावा उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के कुछ भागों में भी लाल पांडा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? योर ऑप्शंस आर जिन व्यक्तियों की आय $5 प्रतिदिन से कम है, जिन व्यक्तियों की आय $2 प्रतिदिन से कम है, एंड जिन व्यक्तियों की आय $1.90 प्रतिदिन से कम है, या फिर जिन व्यक्तियों की आय $20 प्रति माह से कम है। बता दीजिए फटाफट से। सो योर आंसर इज जिन व्यक्तियों की आय $1.90 प्रतिदिन से कम है, उन व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इकोनॉमी से लिया गया प्रश्न है। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार जिन व्यक्तियों की आय $1.90 प्रतिदिन से कम है, उन्हें निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। आपके 25 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 33 टेस्ट आज हमारे कंप्लीट हो गए। प्लीज़ जो भी न्यू स्टूडेंट है, बाकी के जो 32 टेस्ट हैं उनको भी लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में। डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। सो इट्स ओके, और तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।